हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग जुडिशियल एग्जाम, और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आपकी जो हमने टॉपिक लिया है आज, वो है बेल। तो बेल क्या है, कब ली जाती है, कौन लेता है, कहाँ से ली जाती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एंड पर्टिकुलरली माई एम्फसिस की जो द टॉपिक एंड द डिस्कशन whatever we will do is focused on the judicial exam in the manner of the pre-exam or in the manner of a main exam। ठीक है। तो भारत में जमानत का कानून किन मामलों में जमानत ली जाती है, और वह provision of the bail in a code of criminal procedure we will discuss. This lecture is in a Hindi as well as in a English, so for the both students, let me tell you, if you like और इफ यू नॉलेज इफ यू गेन अ नॉलेज, आपको ये पसंद आया और आपको लगा कि ये नॉलेजफुल है, तो ट्राई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन। देखिए, इन द जनरल द टर्म बेल मीन द टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। मतलब जो बेल है आपकी, इसको अब सबको पता है बेल क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल छोटी सी स्टोरी सुना दूं कि बेल का क्या है। मेरे देखिए, सपोज मान लीजिए कहीं पे चोरी हो गई, ठीक है, थेफ्ट हो गई। तो थेफ्ट अगर आपकी होती है, वो किस सेक्शन के अंडर होती है? 378 आईपीसी। तो चोरी हुई, चोरी के बाद क्या हुआ? अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब अक्यूज को अरेस्ट कर लिया, तो अक्यूज तो पुलिस बोलती है कि हमने जो भी इसने चोरी की थी, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो रिकवर कर लिया है, या कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो जो है हमने इससे रिकवर कर ली है, ठीक है। तो अब कोर्ट को ये लगता है कि जब सब कुछ रिकवर हो गया है, सारी इसकी जो वट एवर द इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट दिस अक्यूज्ड हैज बीन कंप्लीटेड, देन व्हाई आई हैव टू डिटेन दिस अक्यूज्ड इन जेल और इन अ कस्टडी, ठीक है। मतलब जब सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, तो अब मैं क्यों इसको जो है कस्टडी में या जेल में रखूं, ठीक है। तो उस लिए जो है बेल का प्रोविजन लाया गया, ताकि जो है जो इलीगल जो डिटेंशन है, जिसकी जब कोई जरूरत नहीं रह जाती है, तो बेल दी जाती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपकी एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर लॉज होने के तुरंत बाद कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस आपकी अरेस्ट करती है, और नॉन कॉग्निजेबल केस में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट करती है, ठीक है। अब जब अरेस्ट कर दिया, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस लाया, तो जब कोर्ट को लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है इसकी जो है अरेस्ट जो जरूरी नहीं है, तो उसको जो है बेल ग्रांट कर सकती है। अब उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली कि क्या प्रोविजन है, किस तरीके से आपकी बेल ली जाती है, और कब जो है बेल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो उसका राइट बन जाता है, और किन केसेस में उसका राइट जो है ऑटोमेटिक मतलब राइट ऑफ बेल होता है, जो कि पुलिस को देनी पड़ेगी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जो टर्म है बेल, तो ये डिटेल सी मैंने थोड़ा सा बता के रखा हुआ है कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली जो है आपका सेक्शन 436 टू 450 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो इसके रिगार्डिंग डील करता है, ठीक है। नाउ बेसिक रूल इसमें क्या है, देखिए, अगर मैं बोलूं, हमारा संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं, तो उनमें से एक फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 21। व्हाट से आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 सिंपली से राइट टू लाइफ एंड अ पर्सनल लिबर्टी। अब बेल के केस में क्या है, बेल आपका उस चीज को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 का वो जो गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 21 के हिसाब से वो क्या करता है, आपकी लिबर्टी को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। आपकी जो आजादी आपको आर्टिकल 20 अनुच्छेद 21 ने देके रखी है, उसको क्या करता है, कंटिन्यू रखता है। और इसीलिए जो है आपका आर्टिकल 21 के बेस पे आपकी ये बेल का प्रोविजन है। मतलब जो आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जो है फ्रीली राइट टू लाइफ जो है आपका, वो फ्रीली जो है इंजॉय कर सकते हो आप अपनी लिबर्टी के साथ। तो वो इसीलिए
अब आपको जब अरेस्ट कर दिया तो आपको क्या कर दिया उन्होंने, आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर दिया, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ गई, रिस्ट्रेन आ गया। तो उस चीज को कि जब जरूरत ना हो तो जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेल कैन बी ग्रांटेड। वही बात यहाँ पे लिखी रखी है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट every individual must have a personal liberty and a freedom. It is the basic right of an individual which is protected by the state. Thus, the concept of a bail and a personal liberty goes hand in hand, and therefore, every individual, including the accused person, has the right to seek a bail in order to get himself released from the custody, and unless proven guilty by a court of law. देखिए, हमारे संविधान में, हमारे जो कानून में, तब तक किसी को अक्यूज नहीं माना जाता जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो गया, ठीक है। as enshrined under Article 21 of the Indian Constitution, that the life and the personal liberty of the person can't be deprived except by the procedure laid down by the law. Procedure laid down by the law, ये इसकी बात कर रहा हूँ। जब हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से अक्यूज्ड की कस्टडी जो है वो कंटिन्यू, मतलब उसको अरेस्ट जो है उसका कंटिन्यू ना रखा जा सकता है, तो उसको जो है बेल ग्रांट करनी चाहिए। अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ नहीं हुआ तो तब क्या होगा आपका, तो आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगी, किसमें, आर्टिकल 21। और जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगी तो क्या मतलब है उसका, रोंगफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगी। और रोंगफुल कन्फाइनमेंट जब हो जाएगी तो आपका जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो आपका क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। कहां पे कर सकते हो आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। रिट कौन से करेंगे, हैबस कॉर्पस, कि सर माई जो अरेस्ट है, जो इन्होंने जो मेरे को ये अरेस्ट करके रखा है, इट्स अ टोटली इलीगल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सम बेसिक रूल्स। नाउ देखिए, जब कभी भी बेल ग्रांट होती है तो होती किस चीज के लिए, जब आप ऑफेंस करते हो तो बेल के हिसाब से देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंस, वन इज अ बेलेबल ऑफेंस, वन इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस आपके कौन से आए आपके, द बेलेबल ऑफेंस इज द टाइप ऑफ ऑफेंस इन व्हिच एन अक्यूज्ड पर्सन इज ग्रांटेड बेल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑफेंस इज जनरली पनिशेबल बाय a court with less than 3 years of imprisonment. In the case of a bailable offense, the chance of getting bail are much higher. सीधी सी बात है, बेलेबल ऑफेंस में आपका राइट होता है आपका बेल का, यू कैन क्लेम द बेल, ठीक है। और जनरली ये ऑफेंस वो हो गए जो मतलब लेस सीरियस नेचर के हैं, और जिसको जो है फर्स्ट शेड्यूल में आपका बेलेबल मान के रखा हुआ है, और जिनमें जो 3 साल की कम की सजा होती है, ठीक है। और ये डिफाइन कहाँ है सीआरपीसी में, 2A, 2A, ठीक है। देखिए, सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, कहाँ पे जो आपके बिलेबल ऑफेंस डिफाइंड है, कहाँ पे आपके नॉन बिलेबल ऑफेंस जो है डिफाइंड है, ठीक है। नाउ under section 2A, the term billable offence has been described as the offence which has been specified in the first schedule of the code if the offence is considered to be billable by the law enforced during the time। वही बात जो मैं बोल रहा हूँ कि जो 2A में जो डिफाइन, सॉरी, जो शेड्यूल फर्स्ट में जो आपके ऑफेंसेस जो डिफाइन करके रखे हैं वो बिलेबल है, ठीक है। अब बात आ गई नॉन बेलेबल ऑफेंस की। नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके कौन से, जिनमें की जो अक्यूज जो है मैटर ऑफ राइट जो है बेल मांग सकता है, मतलब द नॉन ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस इज द टाइप ऑफ ऑफेंस फॉर व्हिच एन अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बेल। जो मैंने बात बोली, एंटाइटल नहीं होता है वो। दीज आर द ऑफेंसेस व्हिच आर नॉन बेलेबल नेचर एंड आर नॉट शोन एज अ बेलेबल अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए, जब भी आपके बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में आपको पता करना हो कि ऑफेंस क्या हो, तो फर्स्ट शेड्यूल को देखिए। देयर आर लिस्टेड all the offenses whether this offense is a billable or a non billable, ठीक है। these offenses are grievous in a nature when compared to the billable offense. In case of a non billable offense, the punishment is 3 years or more। देखिए, जनरली ये सीरियस नेचर के, ग्रीवियस नेचर के हैं, और जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, एबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, ठीक है, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो गया, डकैती हो गया, तो इनमें पनिशमेंट जो आपकी 3 साल से ज्यादा की होती है, ठीक है। तो दीज आर द टू ऑफेंसेस, वन इज योर बेलेबल, नॉन बेलेबल। बात क्या कर रहे थे हम, बेल के बारे में, ठीक है। किस केस में बेल मिलने, देखिए अब आपको पता लग, नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जिनमें आप मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम कर सकते हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, मैटर ऑफ राइट आप बेल नहीं क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब केसेस इन विच बेल में ग्रांटेड,
ठीक है, whether release on a bail is a mandatory. देखिए, in the case of a bailable offense, it is a mandatory to grant bail to the accused person, and in case of a non-bailable offense, it depends upon the discretion of the court. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना सा बता रही है ये सिंपल कि जो बेलेबल ऑफेंसेस लिस्टेड है आपके किसमें, शेड्यूल फर्स्ट में, उसमें जो है मैंडेटरी है, बेल देनी ही पड़ेगी। ठीक है, बेल देनी ही पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता है। और नॉन बेलेबल केस में कोर्ट की मर्जी चलती है। द जो आपके जो कोर्ट्स होंगे, ऑनरेबल कोर्ट्स होंगे, दे विल डिसाइड, the judge will decide कि whether bail be granted or not। ठीक है, बेल दी जाए या ना दी जाए। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि नॉन बेलेबल सॉरी बेलेबल केस में भी आपको जो है, देखिए जनरली अरेस्ट नहीं होता, बट आप जब सेक्शन 41 पढ़ोगे आप 41 सीआरपीसी का, तो उसमें बता 42 में उसमें बता के रखा कि नॉन कॉग्निजेबल जो केस होते हैं उनमें भी आपका अरेस्ट हो सकता है। तो सो इसके साथ साथ आप सेक्शन 42 भी पढ़िए, तो इट विल बी मच बेटर। सेक्शन 436 ऑफ द कोड टॉक्स अबाउट द केसेस इन विच द बेल कैन बी टेकन। 436 बोलता है आपकी जिनमें जो आपकी बेल ले सकते हैं, और 437 बोलता है आपका टॉक्स अबाउट द केस इन विच द बेल मे बी टेकन इन अ केस ऑफ अ नॉन बेलेबल केस। देखिए, पहले तो हम बात कर रहे थे कि नॉन बेलेबल केस में आप बेल नहीं ले सकते, पर ले सकते हो प्रोवाइडेड कि डिस्कशन किसकी चलेगी, कोर्ट की, और वो कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है, और ये कहाँ देके रखा है, 437 में। बेलेबल के केस में आपको बेल मिलेगी, कहाँ पे देके रखा है, 436 में। सिंपल सी बात है, बेलेबल केस जो आपके डिफाइंड है 436 में, और नॉन बेलेबल केस में आप कब ले सकते हो, 437 में। ठीक है, now the 436 section 436, in this case if a person who is not guilty of any non-bailable offense and get arrested without a warrant by the police authority and is prepared to give bail, ठीक है, then it is the duty of the police authority to release him. The person arrested may release on the bond without submitted and श्योरिटी। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन जो है ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट हो गया जो कि बेलेबल है, ठीक है, and get arrested without in the case if a person who is not guilty of any non bailable, मतलब वो उसने क्या, कौन सा नॉन बेलेबल का गिल्टी नहीं है, तो क्या मतलब है, उसने बेलेबल ऑफेंस किया है। ठीक है, तो गेट अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, तो जो है वो विदाउट वारंट जो है उसको पुलिस ने अगर अरेस्ट कर दिया है, तो पुलिस जो है उसको जो है बेल दे सकती है और उसको जो है छोड़ सकती है। ठीक है, द पर्सन अरेस्टेड में रिलीज ऑन अ बॉन्ड, या तो उसको बॉन्ड के साथ, मतलब उसको बोला जाए कि बॉन्ड दिया जाए। बॉन्ड इज सम काइंड ऑफ यू नो अश्योरेंस कि मैं आपने आपने जैसे सुना होगा कि भाई बॉन्ड लाओ इसके, कि मैं, कोई आदमी जो आके गारंटी देता है कि ये अगर उसमें इतना सा लिखा रहता है जनरल लैंग्वेज। बॉन्ड की मैं एक जनरल सी आपको डेफिनेशन बता दूं, बॉन्ड में ऐसा लिखा होता है कि भाई बॉन्ड एक श्योरिटी है कि ये जो अगर कोर्ट में नहीं आया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा सरकार के खाते में, या 20,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, इस तरीके से, मतलब श्योरिटी होती है बॉन्ड एक टाइप की, कि हाँ ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज बॉन्ड। ठीक है, तो पुलिस जो है, बैक टू द टॉपिक, पुलिस जो है बेलेबल केस में, इन केस ऑफ इन बेलेबल केस पुलिस कैन रिलीज अक्यूज विद श्योरिटी, सॉरी विद बॉन्ड और विदाउट बॉन्ड इन बेलेबल केस। ठीक है, नाउ अपीलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए सेक्शन 439 ऑफ द कोड स्टेट्स दैट any order passed under section 430 of the code shall be appealable. The order made by the magistrate to the session judge, in case when the court of a session passes an order to the court where an appeal lies from any order made by such court. देखिए, बात इतनी सी हो रही है यहाँ पे 439 में कि सपोज मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पे लड़ाई हुई, पर वो इतनी ग्रीवियस नहीं थी, सीरियस नेचर की, बट बेल जो है उसको ग्रांट हो गई 436 में, पर जो विक्टिम है उसको डर है कि वो मेरे को
हैम्पर कर सकता है, मेरे को फिर से मार सकता है। तो वो जो है इस ऑर्डर को कहाँ चैलेंज कर सकता है? सेशन कोर्ट में, अगर मजिस्ट्रेट ने बेल की है। ठीक है, क्या बात बोली मैंने? मैंने इतना सा बोला कि अगर आपके बेलेबल ऑफेंस में किसी की बेल हो गई है पर विक्टिम को डर है कि भाई उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, या विक्टिम को कोई क्वेश्चन है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? उसकी अपील कर सकता है। देखिए कहाँ करेगा? सेशन कोर्ट में। द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट टू द सेशन जज इज अपीलेबल। इसको जो है अपील जो है, सॉरी इसको जो है अक्यूज्ड को जो है बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 439 टॉक्स अबाउट द, जो भी आपके ऑर्डर, whatever the order is passed in section 436, that is appealable in section 439. Now one is your investigation incomplete। देखिए ये जो सेक्शन 167 है, इट्स अ प्रोसीजरल राइट। इसमें क्या है कि इसको जो फेमस जो बोलते हैं, जो आप सबको शायद, अगर इफ यू आर अ एडवोकेट देन लेट मी टेल यू, इट्स कॉल्ड द डिफॉल्ट वेल। डिफॉल्ट वेल क्या है आपकी? डिफॉल्ट वेल में ऐसा है, जब भी अक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 57 जो है विद इन 24 जो है, जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन के जो मजिस्ट्रेट हैं उसके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, अगर अगर उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है फिर भी जो कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर क्या किया जाता है? उसको आगे जो है पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में उसको बाद में जैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पर जो सेक्शन 167 है हमारा सीआरपीसी का, उसमें क्या है? 167 क्लोज 2 में क्या बात बोली गई है कि अगर ऑफेंसेस जो हैं आपके, जिनमें जो सजा 10 साल से कम की होती है, ठीक है, अगर क्राइम ऐसा हुआ है जिसमें सजा जो है 10 साल से कम की है, तो पुलिस को जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको जो है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 60 दिन के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर द पीरियड ऑफ डिटेंशन, अगर ऑफेंस जो है आपका पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उन केसों में उसको जो है 90 डेज में उसकी अपनी कंप्लीट जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, पर अगर वो ना कर पाया तो फिर, तो इट इज अ मैटर ऑफ राइट जो है, बेल जो है किसको दी जाती है? बेल कैन बी ग्रांटेड किसको? अक्यूज्ड को, जो कि अरेस्ट हुआ है। ठीक है, मतलब पुलिस अगर अपना काम पूरा ना कर पाई 60 और 90 दिनों में, तो उसके दौरान, तो उसके बाद जो है, जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है उस ऑफेंस में, उसको जो है बेल ग्रांट हो जाती है। एंड इज पॉपुलर दिस इज पॉपुलरली नोन एज अ डिफॉल्ट बेल। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। देखिए under section 436A of the code states that the detention period for an under trial prisoner other than the one who is accused of the criminal offense punishable with the death or life imprisonment shall be released from a detention if the person has been detained for a one half of the maximum sentence provided for the offense committed by him। मान लीजिए, मान लीजिए आप कोई ऑफेंस ले लीजिए जिसमें कि उसकी सजा जो है 3 साल है, और 3 साल की सजा है, फिर भी वो 1.5 साल से क्या है? जेल के अंदर है। ठीक है, तो सेक्शन 436 से बोलता है भाई अब ये जेल के अंदर नहीं रहेगा, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं कौन बोल रहा हूं? प्रोसीजरल लॉ बोल रहा हूं। क्योंकि 1.5 साल जो है इसने जो है अपनी जो ऑफेंस करके रखा हुआ, जिसमें जिसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका हाफ जो है ये जेल के अंदर रह चुका है, तो उसको जो है छोड़ दिया जाना चाहिए। तो यही बात जो आपका 436A बोल रहा है। ठीक है, नाउ please do like, subscribe and share with the friends for more such kind of important video for judicial exam, APO and the LLB exam। लैंग्वेज जो है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों है। We also provide a lecture, so please share as much as you can। Back to the topic, when may bail be taken in a non-bailable case। देखिए हमने बात की थी, जो सेक्शन 436 है वो बात करता है आपका बेलेबल, और सेक्शन 437 जो बात करता है वो आपका
नॉन बेलेबल, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, मैंने आपको पहले बताया। यहाँ का इसका इतना सा मीनिंग है कि कोर्ट डिसाइड करेगा बेल देनी है अक्यूज्ड को या नहीं, ठीक है। द पुलिस ऑफिशियल दैट दे मे रिलीज द पर्सन अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस until and unless there exist any reasonable grounds or apprehension that person arrested has committed any crime, person arrested has committed any crime and is not guilty of any criminal liability which is punishable with life imprisonment or death penalty। देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज बीन डिस्कस्ड कि पुलिस भी जो है नॉन अवेलेबल केस में ग्रांट कर सकती है क्या, बेल। देखिए नॉट इट्स नॉट ओनली द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट बट आल्सो द पावर ऑफ पुलिस। पर पुलिस को जो है रीजनेबली बिलीव होना चाहिए कि उस बंदे ने ही इज नॉट अ गिल्टी ऑफ ऐसा क्राइम नहीं किया हो जिसमें कि पनिशमेंट हो, कैसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ पेनल्टी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज बीन डिस्कस्ड हियर कि पुलिस भी जो है नॉन अवेलेबल केस में ग्रांट कर सकती है, ठीक है। नाउ 437A, bail to require accused to appear before the next appellate court. So many times who are the well practiced advocate in the criminal law, जो अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं, ठीक है, उनको पता है कि 437A क्या है। 437A इतनी सी बात है, वो जो है ड्यूरिंग, देखिए ये कब, ये या तो आर्गुमेंट के टाइम पे या जजमेंट सुनाने से पहले लिए जाते हैं। इसमें इतना सा लिखा होता है कि इसमें आपका एक श्योरिटी रहता है और श्योरिटी जो है गारंटी लेता है इसमें कि वट एवर द मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट, अगर चाहे कोर्ट ने जैसे आपके जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको छोड़ दिया किसी ऑफेंस में, पर उसकी अगर बाद में अपील होती है तो जो श्योरिटी है वो जो है उसकी गारंटी लेता है कि मैं जो हूँ इस अक्यूज्ड को, या अक्यूज्ड बोलता है मैं खुद जो है आपके जो आपका नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट होगा, जैसे सेशन कोर्ट ले लीजिए मजिस्ट्रेट की अपील के लिए, जजमेंट की अपील के लिए, तो मैं इसको वहां पे प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 437A। अंडर सेक्शन 437A of the code, it has been stated that in order to appeal in the higher court, as and when the higher court issue the notice against the judgment of the court, it becomes mandatory for the trial court or the appellate court, which require the accused to execute the bail bond with surety। मतलब जो है ये जस्ट की प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड को सिक्योर करने के लिए आपका 437A के प्रोविजन लाए गए, ठीक है। नाउ एंटिसिपेटरी बेल, देखिए एंटिसिपेटरी बेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर क्रिमिनल लॉ। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द you know and application of the article 21। so many times this section has been misused too, but अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि ये डिग्निटी बचाए रखता है। ये क्यों बचाए रखता है डिग्निटी किसी आदमी की इन सोसाइटी, अगर वो वेल नोन है? क्योंकि ये जो है अरेस्ट, पुलिस के अरेस्ट होने से पहले की बात के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड it has been stated that the term anticipatory bail can be understood through the expression of anticipatory। anticipatory bail is a bail granted by the court in anticipation of the arrest। मतलब कोर्ट इसमें कब ग्रांट करेगा? जब आपको लगेगा कि आपका जो अरेस्ट होने वाला है, ठीक है। When this bail is granted to a person, it ensures that in case if the person is arrested in the near future, then such person shall be released on this anticipatory bail। मतलब अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल अगर ले ली है जिस ऑफेंस में आपने अरेस्ट होना है, तो पुलिस आपको जो है अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। No question can be raised on the release unless the person executing this bail is arrested, and therefore is a totally depend upon the arrest that the order granting such bail become operative। मतलब ये सिर्फ तब तक की बात है जब तक कि आप अरेस्ट ना हुए। अगर आप अरेस्ट हो चुके हो तो आप उसके बाद आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। सेक्शन 438 बोलता है कि मैं आपका ख्याल तब तक रखूंगा जब तक आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अगर आपने पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो मेरे हाथ
बंध चुके हैं, तो मैं आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रदान कर सकता, ठीक है। आई एम हेल्पलेस, बट इफ यू नॉट गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड आई एम हियर, आई एम लाइक योर बिग ब्रदर, आई विल सेव यू। The following provision of the Section 438 of the Code are recommended by the Law Commission on its 48th report. They expressed their observation regarding the provision of the anticipatory bail and stated that such provision is a useful addition to the code, but it should be used in extraordinary or exceptional cases only. यहाँ पे देखिए, ठीक है, accused का arrest नहीं होना, पर sometime में देखिए, basically what is the purpose behind the anticipatory bail? जब आपको लगेगा कि जैसे आपकी सपोज मान लीजिए आपकी आपके पड़ोसी के साथ कोई लड़ाई हो गई, तो आपके पड़ोसी ने आपके खिलाफ, जैसे सपोज मान लिया आपकी पड़ोसी ने, मतलब आपकी पड़ोसी की लड़की ने एक फॉल्स केस कर दिया, किस चीज का, रेप का मान लीजिए, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। तो दिस ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, दिस ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस विल डायरेक्टली कम टू योर होम एंड यू विल अरेस्ट यू। अब आपको पता लग चुका है कि ऐसी फॉल्स जो है कंप्लेंट वहां पे चली गई है, आप फटाफट क्या करते हो, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ये जो हो जाके बेल लगा देते हो और बताते हो कि कोर्ट की सर हमारा जो है एंटिसिपेटरी बेल हमें दीजिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है फॉल्स जो है क्या हो रही है, एफआईआर लॉज हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की जो फॉल्स आपकी एफआईआर जो होती हैं, उन केसेस में आपकी एंटिसिपेटरी बेल आपकी ग्रांट की जाती है, बट फॉल्स कब होगी, जब आप कोर्ट को सेटिस्फाई करोगे कि ये जो है the content of the FIR is not supported by any such evidence. देखिए सेक्शन 138 कैसे चलता है, when any person having the reasonable apprehension that he may be accused of committing the offense of a non-bailable nature, and such person can apply for anticipatory bail, जो मैंने बात बोली, in high court or the session court। देखिए जो ये बेलेबल जो एंटिसिपेटरी बेल है, ये कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है आपकी, किसकी, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की। मतलब आपकी मर्जी है, आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। द रोल ऑफ द कोर्ट हैविंग अ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन शैल गिव हिम अ direction under section 430 of the code that during the time when he get arrested he shall be released on bail after taking into consideration the following conditions, shall accept or reject the application filed for anticipatory bail। अब देखिए conditions क्या क्या है उसकी, the accusation made shall be grave and serious, likelihood of the applicant to flee or abscond from justice, कि अगर and when the accusation is made with the intention of humiliating or injuring the person by making him arrested through that accusation। देखिए जो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि वो झूठा जो, अगर जैसे वो रेप का हो गया, उससे जो है उसकी ह्यूमिलेशन होगी या उसकी जो है कैरेक्टर को एसोसिएशन हो जाएगा, इस तरीके से मतलब सोसाइटी में उसको, तो दीज ऑल आर द सम फैक्टर्स व्हिच कोर्ट हैज टू बी कंसीडर्ड। नाउ condition under section 438 of the code involve the following things: the applicant filing for the anticipatory bail shall have the reasonable apprehension of getting arrested। उसको भाई ऐसा नहीं कि भाई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, नहीं भाई एफआईआर होनी नहीं होनी है और वो बेल ग्रांट करने, बेल लेने के लिए आ गया, ये नहीं चलेगा। The rest of such person shall be in respect of the accusation of him committing non-billable offense, और वो नॉन बिलेबल ऑफेंस होना चाहिए, बिलेबल ऑफेंस में नहीं आएगा, ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए या तो। एंड द कोर्ट हैविंग अ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन शैल डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ द अरेस्ट द पर्सन शैल बी रिलीज्ड, और इन केसेस में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो बेल ग्रांट कर सकता है, ठीक है। Only condition are imposed on the person seeking the, अगर किसी ने एंटिसिपेटरी बेल ली है तो उसको जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि इट इज द ड्यूटी, उसकी ड्यूटी रहती है कि वो जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग उसको बुलाना हो तो आएगा, ठीक है, और वो जो है केस के रिलेटेड कोई भी जो है he must not induce or threat dissuading him from disclosing fact of the case, ठीक है। The applicant shall not go outside the territory, जो है इंडिया से बाहर नहीं जाएगा without permission of the court, ठीक है। और if the following conditions stated in point 1 and 2 are fulfilled then such person is ready to give bail। अगर वो इन कंडीशनों को फॉलो करता है और रेडी टू, वो जो है बिल बॉन्ड देने के लिए तैयार है, बॉन्ड देने के लिए, तो उसको जो है रिलीज फ्रॉम द कस्टडी सब्जेक्ट। एक रिपोर्ट आई थी आपकी मालीमाट कमेटी
कई बार ये पूछा जा चुका है कि सेक्शन 438 किससे रिलेटेड है। तो मालिमत कमेटी रिपोर्ट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बोला गया था कि मालिमत कमेटी give its report observation regarding the provision of anticipatory bail. They stated that the provision of section 438 is often misused by the people. Such misuse of the provision is illegal. The committee of the following observation suggested two condition or a requirement for the purpose of retaining the provision. इस कमेटी को ये लगा था कि इस जो सेक्शन 438 जो है इसका मिसयूज भी हो रहा है, और उन्होंने कंडीशनें इसमें लगाने के लिए बोला कि बिफोर ग्रांटिंग द एंटिसिपेटरी बेल द कोर्ट शैल हियर द पब्लिक और द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर। मतलब जो सरकारी जो आपका वकील रहता है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको सुनना चाहिए। मतलब पुलिस को भी अपना पक्ष जो है उसमें सुनना चाहिए, रखने देना चाहिए। मतलब सिंपल सी इतनी सी बात बोल रहा है। व्हाट हियर इज सेइंग, Malimat committee report has stated to impose the two conditions before granting the bail. They suggest that before granting the bail, anticipatory bail, the court has to hear the public prosecutor. ठीक है? And when a person filed a petition of anticipatory bail, it must be heard by a court having competent jurisdiction. मतलब जो competent है jurisdiction को file the petition of anticipatory bail, it must be heard by a court having, मतलब जिस कोर्ट में कॉम्पिटेंट है सिर्फ उसी कोई कोर्ट जो है इसके रिगार्डिंग जो है एंटिसिपेटरी बेल को सुनेगा, मतलब उसको जो ग्रांट करेगा। डिस्टिंक्शन क्या है इन दोनों में? एक ये सेक्शन 437 और 438 में इतना सा है, इसमें यह है कि जो रेगुलर बेल जो है इज अवेलेबल एंड ग्रांटेड टू अ पर्सन आफ्टर अरेस्ट। आपका अरेस्ट हो गया तो आपका 437 आएगा, आपका अरेस्ट नहीं हुआ तो सेक्शन 438 आपका बड़े भाई की तरह काम करेगा। ठीक है? कि अगर 438 आपका, अगर आप अरेस्ट हो गए तो फिर 437 आपका बिग ब्रदर बन के आएगा। नो, यस आई एम हियर, आई विल सेव यू फ्रॉम द, आई विल रिलीज यू फ्रॉम द अरेस्ट। ठीक है? अरेस्ट आप हो चुके हो, जब आपको ऑफेंस होता है, कोई आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपका 437 आपका रेगुलर बेल आएगी, और अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हो तो आप 438 में आपकी एंटिसिपेटरी बेल की अरेस्ट इज अ रॉन्ग, इलीगल एंड इज जस्ट मेयर एंटिसिपेशन। रॉन्ग एंटिसिपेशन जो है मेरे को जो है अरेस्ट किया जा रहा है, किया जा सकता है, इसलिए मेरे को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कीजिए। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द बेल। एंड देखिए बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी से प्रोविजंस हैं, और आई जस्ट टच्ड नॉट सो डीपली, बट एज पर द essay writing I have touched it, but in a regular class we are going very deeply, we study it, every topic with a very detailed and with so much case laws. So one of the, there are two case laws is here, Amiya Kumar versus State of West Bengal. इसमें in the instant case it was held that the section 438 the code empower both the high court, both the cases, these D.R. Naik versus State of Maharashtra, they talk they nothing but they talks about the concurrent jurisdiction of the high court in the session court. Whenever it is the depend upon the accused where he want to file a bail, whether it is in a session court or whether it is in a honorable high court. So this is all about कि bail taking जो procedure है, ये just to protect the liberty of the accused under Article 21, so that every citizen must guarantee with the fundamental rights of the person, life and liberty. This is all about the bail. जब भी आप मेल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आर्टिकल 21 को पक्का डाला जाए। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बेल, बिकॉज आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है उसको जो है एप्लीकेबल करने, उसको जो है उसकी एप्लीकेशन के बाद ही आपका बेल प्रोविजन जो है सीआरपीसी में लाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, keep in touch for the regular classes. If you want, message me, and this is all about for the topic on the bail.